हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। तो आप अपने हेडफोन्स पहन लें और आंखें बंद कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहली घटना। मेरा नाम रुचिका श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और ये बात 2019 की है, जब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया था। मुझे यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 6 मिला। शुरुआत के 2 हफ्ते सब नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ चीजें अजीब लगने लगी। सबसे पहले बात यह थी कि हर रात ठीक 3:03 पर मेरी आंख खुल जाती थी और कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता था, भले ही चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। मेरी रूममेट अनन्या बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव आने लगे। वह रात में नींद में उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगती और जब मैं पूछती तो कहती, मुझे नींद में कुछ याद नहीं रहता। एक रात मैंने देखा, वह उठी, दरवाजे के पास खड़ी रही और अचानक बोली, वो मुझे बुला रही है, नीचे से, कमरे के नीचे की जमीन से। ये सुनकर मैं कांप गई। हॉस्टल में नीचे सिर्फ बेसमेंट था जो वर्षों से बंद पड़ा था। मैंने वार्डन से बात की, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अगले दिन हॉस्टल की एक लड़की रात में गायब हो गई। उसका नाम रागिनी था और वो कमरा नंबर 6 के ठीक ऊपर वाले रूम में रहती थी। मैंने जब उससे जुड़ी बातें पूछनी शुरू की तो पता चला पिछले 5 सालों में कमरा नंबर 6 और 7 से जुड़ी हर तीसरी लड़की या तो हॉस्टल छोड़कर चली गई या फिर लापता हो गई। और अजीब बात यह थी कि हॉस्टल रिकॉर्ड्स में इन घटनाओं का कोई जिक्र तक नहीं था। एक रात मैं बहुत डर के मारे नहीं सो सकी। तभी अनन्या उठी और बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ चली गई। जब मैं पीछे गई तो देखा वह आईने के सामने खड़ी थी और अपनी आंखों में उंगली डालने की कोशिश कर रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू नहीं समझेगी, मैं अब वो नहीं रही। अगली सुबह मैंने उसका सामान उठाया और हॉस्टल से बाहर चलने को कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उसने कहा, वो मुझे जाने नहीं देगी, अब मैं उसकी हूँ। मैं डर के मारे हॉस्टल से बाहर एक फ्रेंड के पीजी में रहने लगी। लेकिन 3 दिन बाद हॉस्टल से कॉल आया। अनन्या बेसमेंट में बेहोश पड़ी पाई गई थी। शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां कट चुकी थी। वो बच तो गए, लेकिन अब मेंटल ट्रॉमा में चली गई। कुछ बोल नहीं पाती, बस एक ही शब्द दोहराती रहती है, 6 6 6। इस बात को अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी हॉस्टल के उस कमरे की खिड़की रात 3 बजे खुली हुई दिखती है। भले ही कोई अंदर ना हो, लेकिन वो खिड़की खुली रहती है। कुछ स्टाफ कहते हैं वो कमरा कभी बंद नहीं रहता, कोई ना कोई रात में वहां आता है। कौन, किसी को नहीं पता। अगर आप कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल जाएं और आपको रूम नंबर 6 दे तो एक बार सोच लीजिएगा, वो कमरा खाली नहीं है। अगली घटना। मेरा नाम रिया है। ये कहानी तब की है जब मैंने एक छोटे शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज का हॉस्टल एक बहुत पुरानी इसी जमाने की हवेली को बदलकर बनाया गया था। हॉस्टल की वार्डन मिसेस दास एक बहुत ही सख्त और अजीब सी औरत थी। वो हमेशा कहती थी कि रात 10 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और हॉस्टल के पीछे बनी पुरानी लाइब्रेरी की तरफ तो कोई भूल कर भी नहीं जाएगी। वो लाइब्रेरी हमेशा बंद रहती थी। मुझे हॉस्टल में कमरा नंबर 12 मिला था और मेरी रूममेट थी सोनाली, एक बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज लड़की। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे भी थे, लेकिन फिर मैंने सोनाली में कुछ बदलाव नोटिस किए।
वो चुपचाप और खोई खोई रहने लगी थी। एक रात उसने मुझे डराते हुए उठाया और कहा, रिया, वो देखो, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से ऐसा कह रही है, लेकिन इसके बाद वो हर रात यही शिकायत करने लगी। वो कहती थी कि एक परछाई जैसा आदमी उसे घूरता रहता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हमने वार्डन से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया और कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं। और फिर एक सुबह सोनाली अपने बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सोनाली पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस आई, केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया गया। मैं इस सदमे से टूट चुकी थी। हॉस्टल वालों ने मुझे कमरा नंबर 13 में शिफ्ट कर दिया। सोनाली की मौत के कुछ दिन बाद असली खौफ शुरू हुआ। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो कमरे के कोने में वही परछाई खड़ी थी जिसके बारे में सोनाली बात करती थी। मैं डर के मारे चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज गले में ही फंस गई। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं बस आंखें बंद करके कांप रही थी। कुछ देर बाद जब हिम्मत करके आंखें खोली तो वो गायब हो चुकी थी। अब ये हर रात होने लगा। मुझे ये भी समझ आ गया था कि सोनाली ने सुसाइड नहीं किया था, उसे इसी चीज ने मारा था। मैंने अपनी एक दोस्त मेघा को सब कुछ बताया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में खौफ देखा तो वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। हमें शक था कि इस सब का राज उस बंद लाइब्रेरी में छुपा है। एक रात जब सब सो गए थे, हम दोनों चुपके से उस लाइब्रेरी की तरफ गए। दरवाजे पर बहुत पुराना ताला लगा था, लेकिन पास की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। हम किसी तरह अंदर घुस गए। अंदर धूल और जालों का साम्राज्य था। हमें एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उस हवेली के पुराने मालिक जमींदार रघुवीर सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि रघुवीर सिंह काले जादू का पुजारी था और उसने अमर होने के लिए कई जवान लड़कियों की बलि दी थी। उसने अपनी आत्मा को अपनी एक पेंटिंग में कैद कर लिया था। तभी हमारी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी। वो रघुवीर सिंह की थी और उसका चेहरा उस परछाई वाले आदमी से हूबहू मिलता था। पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। जब हमने उसे खोला तो हमारे होश उड़ गए। अंदर सोनाली और कई दूसरी लड़कियों की तस्वीरें, उनके बाल और निजी चीजें रखी थी जिनके चारों तरफ काले धागे बंधे थे। तभी हमारे पीछे से आवाज आई, तुम दोनों ने सब देख लिया। हमने मुड़कर देखा तो वार्डन मिसेस दास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने बताया कि वो रघुवीर सिंह की वंशज है और वो उस आत्मा को खुश करने के लिए हर साल एक लड़की की बलि देती है ताकि उसकी शक्तियां बनी रहें। तभी वो परछाई वाली आत्मा पेंटिंग से बाहर निकली और हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैं बुरी तरह डर गई थी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि सोनाली हमेशा से अपने गले में एक देवी का लॉकेट पहनती थी जो उसकी मौत के बाद मुझे उसके सामान में मिला था। मैंने हिम्मत करके वो लॉकेट अपनी जेब से निकाला और उस आत्मा की तरफ फेंक दिया। लॉकेट जैसे ही उस परछाई से टकराया, एक जोरदार चीख की आवाज आई और वो आत्मा तड़पते हुए वापस पेंटिंग में समा गई। पेंटिंग में आग लग गई और उसी के साथ मिसेस दास भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर एक बूढ़ी औरत की लाश में बदल गया। हम दोनों वहां से भाग निकले। अगले दिन हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो रात और वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। वो घटना मुझे हमेशा याद दिलाती है कि बुराई किसी भी रूप में और कहीं भी हो सकती है, वहां भी जिसे हम सबसे महफूज समझते हैं। अगली घटना। मेरा नाम करण है।
मैं मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले साल दिल के दौरे से मेरे पापा की अचानक मौत हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर अपने घर रायपुर वापस आना पड़ा। हमारे परिवार का एक पुश्तैनी ज्वेलरी का कारोबार था, जिसे मेरे पापा के बाद मेरे चाचा रमेश चाचा संभाल रहे थे। घर आकर मुझे सब कुछ बदला बदला सा लगा। चाचा जी वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वो बार बार मुझ पर दुकान और घर बेचकर वापस मुंबई चले जाने का दबाव बना रहे थे। वो कहते थे कि बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है और हम सब कुछ बेचकर आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। पापा ने कभी बिजनेस में घाटे की बात नहीं की थी। कुछ दिनों बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। मुझे सपने में पापा दिखाई देते थे। वो बहुत तकलीफ में लगते थे और कुछ कहने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती थी। वो बस हमारी पुरानी दुकान में रखी तिजोरी की तरफ इशारा करते थे। मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ सपने नहीं है, पापा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन मैं दुकान पर अकेला था। मैं यूं ही पुराने कागजात देख रहा था कि तभी एक पुरानी बही खाता यानी कि एक लेजर कॉपी अपने आप मेरे पैरों पर आकर गिरी। जब मैंने उसे खोला तो वो उसी पन्ने पर खुली थी जिसमें लाखों के हिसाब में गड़बड़ी की गई थी। ये हिसाब चाचा जी ने संभाला था। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। मुझे पापा का सपना याद आया। मैंने तिजोरी खोलने का फैसला किया। चाचा जी हमेशा कहते थे कि उसकी चाबी खो गई है, लेकिन मुझे पापा के पुराने सामान में एक जंग लगी हुई चाबी मिली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कांपते हाथों से मैंने तिजोरी खोली। अंदर गहनों और पैसों के साथ एक और चीज थी जिसे देखकर मैं सन्न रह गया। एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक अजीब सा काला पत्थर था वो, जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। उसके साथ कुछ सिंदूर, बाल और राख भी रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी तिजोरी में ये सब क्या कर रहा है। मैंने वो पत्थर हमारे परिवार के पुराने पंडित जी को दिखाया। उसे देखते ही पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि ये एक मॉडर्न यंत्र है जिसका इस्तेमाल किसी पर काला जादू करके उसे खत्म करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा की मौत दिल के दौरे से नहीं, बल्कि इस खतरनाक काले जादू की वजह से हुई है। पंडित जी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अपने चाचा ने मेरे पापा को मार डाला था, सिर्फ बिजनेस और जायदाद के लिए। अब मुझे समझ आया कि वो मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ये राज खुल न जाए। उस रात मैं दुकान में ही रुक गया। मैंने चाचा जी को फोन करके कहा कि मुझे तिजोरी में कुछ जरूरी कागजात मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि वो आकर देख लें। जैसे ही चाचा जी दुकान में आए, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वो काला पत्थर उनके सामने रख दिया। उसे देखते ही चाचा जी का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी गुनाह कबूल कर लिया और मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक दुकान की सारी बत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा कि पापा की परछाई मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। एक अनजानी ताकत ने चाचा को पीछे धकेल दिया। वो काला पत्थर जो मेज पर रखा था उसमें दरार आ गई और वो टूट गया। पत्थर के टूटते ही चाचा जी जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। जब तक मैं कुछ समझ पाता, उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि काला जादू करने वाले पर ही वो उल्टा असर कर जाता है। आज उस बात को 1 साल हो गया है। मैं अब भी अपनी पुश्तैनी बिजनेस संभालता हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे अपने खून ने ही मेरे परिवार को धोखा दिया था। ये घटना मुझे सिखा गई कि लालच इंसान को हैवान बना देता है और कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने घर में ही छुपे होते हैं।